Good morning, everyone. Good morning, Kashish. Good morning, Sanjana. Good morning, Kamini. Good morning, Krishna. Good morning, Reshma. Good morning, आस्था. आस्था कहाँ थे आप? Good morning, संध्या. Good morning, स्नेहा. आस्था. तबीयत सही नहीं थी. ओके. चलो फिर स्टार्ट करते हैं. ठीक है. उत्तिष्णा, आप भी नहीं आए थे कल शायद. ठीक है. चलो फिर अभी क्या कर रहे हैं ना, हम नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं. ठीक है. और उस वर्कशीट में जितने क्वेश्चंस रह गए थे अभी अपने आप करने की कोशिश करना. जो नहीं होंगे फिर उसको डाउट सेशन में कवर कर लेंगे. ठीक है. ऑलरेडी हम 3 दिन से कर रहे हैं शायद वो. तो हम नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट कर लेते हैं. उसको साइड बाय साइड करते रहना जो भी क्वेश्चंस रह गए हैं. ठीक है. एंड देखो वो चैप्टर थोड़ा सा है टफ वैसे. क्वेश्चंस ऐसे ही रहते हैं उसके. तो जितने ज्यादा खुद से कर पाओगे उतना ज्यादा अच्छा रहेगा. तो प्रैक्टिस करते रहो साथ में. ठीक है. और बाकी मैं जल्दी ही ऐसे करूंगा कि बीच बीच में आपको कुछ बायो की जो इजी वाले चैप्टर्स है वो देता रहूंगा. सो दैट कि आप उनको रिवाइज करते रहना. एंड रिवाइज करने के बाद मैं क्या करूंगा, उसका टेस्ट लूंगा. ठीक है. तो बायो के जो इजी इजी चैप्टर्स हैं वो हम ऐसे करके कर लेंगे. एंड उसमें जो भी टॉपिक में आपको डाउट होगा, क्योंकि पढ़ते टाइम वो आपको पता चल जाएगा कि हाँ मेरे को ये टॉपिक क्लियर नहीं हुआ, तो उस टॉपिक को फिर हम डिस्कस कर लेंगे. ठीक है. तो इसलिए अब आपके ऊपर लोड जो है वो बढ़ने वाला है धीरे धीरे करके. तो अब उसके लिए रेडी रहो. चलो फिर नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करते हैं. तो ये जो चैप्टर है नेक्स्ट वाला, वो है आपका वर्क एनर्जी एंड पावर. ठीक है. वर्क एनर्जी एंड पावर. तो देखो क्या होता है कि वर्क का मतलब आपको पता है, कोई भी काम करना. ठीक है. तो वर्क का मतलब अगर हम ये बोले कि हमने काम किया तो वो हम वर्क बोलते हैं एक लेम लैंग्वेज में. लेकिन साइंस के लैंग्वेज में वर्क का मतलब थोड़ा सा अलग होता है. तो पहले हम वर्क के बारे में थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं, बेसिकली वर्क होता क्या है. ठीक है. तो यहाँ पर क्या है कि आपने मान लो कोई भी काम किया, आप बैठ के पढ़ाई कर रहे हो. लेकिन आप अगर बैठ के एक जगह पर पढ़ाई कर रहे हो तो साइंस की लैंग्वेज में और फिजिक्स की लैंग्वेज में उसे वर्क नहीं कहा जाता. ठीक है. वर्क जब भी होगा फिजिक्स की लैंग्वेज में तो आपको ये बताना पड़ेगा कि भाई वहां पर कुछ ना कुछ जो है ऑब्जेक्ट के थ्रू डिस्प्लेसमेंट हुआ है. अगर डिस्प्लेसमेंट नहीं होगा तो वर्क नहीं होगा. इसलिए डिस्प्लेसमेंट होना यहाँ पर जरूरी है. ठीक है. तो वर्क का जो सिंपल सा हम फॉर्मूला पढ़ते हैं वो पढ़ते हैं हम फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट.
ठीक है, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट पढ़ते हैं तो इसका मतलब ये है कि अगर यहाँ पे ये डिस्प्लेसमेंट नहीं होता या जीरो होता है तो पूरा का पूरा वर्क डन जीरो हो जाएगा। अगर आप एक जगह पर बैठकर दिन भर पढ़ाई कर रहे हो, 10 घंटे कर रहे हो, 20 घंटे कर रहे हो, ठीक है, तो क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट आपका जीरो है, बिकॉज आपने अपनी बॉडी की पोजीशन को चेंज नहीं करा। ठीक है, तो पोजीशन को चेंज नहीं करोगे तो डिस्प्लेसमेंट जीरो, यानी कि फिजिक्स की लैंग्वेज में आप कुछ भी काम नहीं कर रहे हो। फिजिक्स ये बोलता है कि भाई वर्क तभी होगा जब डिस्प्लेसमेंट होगा। ठीक है, तो अब क्या होता है कि ये जो आपका वर्क इज इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट है, तो एक्चुअली में ये जो वर्क होता है, ये आपका जो फोर्स होता है, ये फोर्स वेक्टर और जो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है उसका डॉट प्रोडक्ट होता है। ये चीज हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, ये मैंने आपको बताया था जब हम डॉट प्रोडक्ट के बारे में पढ़ रहे थे। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है कि वर्क इज इक्वल टू क्या होता है, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट। अगर मान लो आपको फोर्स का एक वेक्टर दिया है, डिस्प्लेसमेंट का वेक्टर दिया है, अगर आप उनका डॉट प्रोडक्ट निकाल दोगे तो आपको वर्क डन मिल जाएगा। ठीक है, अब हम जो वर्क इज इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट फॉर्मूला ये वाला लेकर आते हैं, ये कैसे लेकर आते हैं, तो आपको पता है कि वर्क इज इक्वल टू फोर्स डॉट एस है, मतलब फोर्स का वेक्टर और उसका डॉट प्रोडक्ट किसके साथ, डिस्प्लेसमेंट के वेक्टर के साथ। तो आपको पता है कि अगर मान लो दो ए और बी वेक्टर है, उनका अगर हम डॉट प्रोडक्ट निकालते हैं तो वो किसके बराबर होता है, ए बी कॉस थीटा के बराबर। यानी कि ए का मैग्नीट्यूड, बी का मैग्नीट्यूड और कॉस थीटा, थीटा उनके उनके बीच में जो होगा दोनों वेक्टर के, उसका कोसाइन निकाल देंगे। ठीक है, तो यहां पर भी हम सेम चीज करेंगे, यानी कि फोर्स का मैग्नीट्यूड डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड इनटू कॉस ऑफ थीटा, ये हम करते हैं। तो जब हम जनरली कंडीशन क्या लेते हैं कि हमने यहां पर सपोज यहां पर मान लो क्या है हमारे पास, इफ थीटा इज इक्वल टू जीरो। ठीक है, थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री का मतलब है कि जिस डायरेक्शन में फोर्स है उसी डायरेक्शन में बॉडी का डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, यानी कि फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट वेक्टर आर पैरेलल टू ईच अदर। ठीक है, पैरेलल का मतलब एक ही डायरेक्शन में, इस तरीके से, या ऐसे, मतलब एक के पीछे एक। ठीक है, तो एफ एस कॉस थीटा हो गया। तो हम जनरली मान लेते हैं कि भाई थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री है, बिकॉज मान लो आप करते क्या हो, आपने एक ये ब्लॉक लिया, इसका मास कुछ भी एम हो सकता है। ठीक है, अब आप इसके ऊपर फोर्स अप्लाई कर रहे हो, तो फोर्स जब अप्लाई करोगे तो ये बॉडी जो है, आप सोचोगे कि ये मान लो ग्राउंड सरफेस है या ग्राउंड लेवल है, तो बॉडी को जो मूव करना चाहिए वो इधर की तरफ ही करना चाहिए। तो इसका जो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है वो इधर हो गया, और फोर्स आपने इधर से लगाया था, फोर्स वेक्टर भी इधर हो गया, यानी कि दोनों सेम डायरेक्शन में। तो इसके मतलब है यहाँ पर जो थीटा हो जाता है इन दोनों के बीच में, वो कितना हो जाता है, 0 डिग्री हो जाता है। तो ऐसे केस में हमारा जो वर्क डन होता है वो क्या होता है, मॉड ऑफ एफ इंटू मॉड ऑफ एस, जिसको हम शॉर्ट में क्या लिख लेते हैं, एफ एस, यानी कि फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, मतलब फोर्स का मैग्नीट्यूड इंटू डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड। ठीक है, तो ये चीज आपको यहां पर थोड़ी सी ध्यान रखनी है। समझ आ गई बात। अब यहाँ पर एक केस और भी कैसा होता है, जैसे मे बी आपने अपने जब 11th में ये पढ़ा था, तो वहां पे कुली वाला एग्जाम्पल पढ़ते थे आप। ठीक है, कुली वाला एग्जाम्पल क्या होता था कि रेलवे स्टेशन पर एक कुली है, एंड कुली ने अपने ऊपर कुछ लोड उठाया हुआ है, मास उठाया हुआ है, यानी कि सामान उठाया है। एंड सामान उठाने के बाद वो इस ए पोजीशन से यहां से क्रॉस करते हुए यहाँ बी पोजीशन पर वो पहुंच जाता है। ठीक है, तो बी पोजीशन पे जब वो यहाँ पर पहुंच जाएगा, तो बी पोजीशन पर जब वो पहुंच जाएगा तो आपको बताना था कि वर्क डन कितना होगा। ठीक है, वर्क डन कितना होगा। अब आप एक चीज यहाँ पर नोटिस आपको ये करनी होगी कि फोर्स जो यहाँ पर मास की वजह से लग रहा है, मतलब जो इसने लिफ्ट करा है, बेसिकली ये फोर्स कुछ नहीं लगा रहा है मास के ऊपर, लेकिन मास पर जो फोर्स लग रहा है वो किधर लग रहा है, नीचे की तरफ लग रहा है, जो कि mg वेट के बराबर होता है। और इसका डिस्प्लेसमेंट किधर हो रहा है, इधर की तरफ हो रहा है। तो अगर वेट ऐसे लग रहा है, फोर्स ऐसे लग रहा है, डिस्प्लेसमेंट ऐसे हो रहा है, तो इनके बीच में जो एंगल हो जाता है वो 90 डिग्री हो जाता है। तो यहां से हम क्या करते हैं, ये जो कॉस थीटा है, कॉस थीटा में थीटा इक्वल टू 90 रखेंगे, तो कॉस 90 की वैल्यू होती है 0, और वर्क डन आ जाता है 0। तो जब भी कोई सिर पर अपने लोड उठा के चलता है, तो कितना भी वो डिस्प्लेस हो जाए, ठीक है, मान लो दिल्ली से चल के वो भोपाल तक चला जाए सामान उठा के अपने सर के ऊपर, लेकिन उसका वर्क डन जो है वो 0 रहेगा।
ठीक है, बिकॉज फोर्स वेक्टर और डिस्प्लेसमेंट वेक्टर इन दोनों के बीच में जो एंगल है वो क्या है, 90 डिग्री का है। ठीक है, तो बस ये थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है। तो वर्क के बारे में ये सब कुछ डेफिनेशन थी। और वर्क की अगर हम यूनिट की बात करें तो फोर्स की यूनिट आपको पता है क्या होती है, न्यूटन होती है। डिस्प्लेसमेंट की यूनिट क्या होती है, मीटर होती है। तो वर्क की जो यूनिट है वो क्या हो जाएगी, न्यूटन मीटर हो जाएगी। और इसी 1 न्यूटन मीटर को हम क्या बोल देते हैं, जूल बोल देते हैं, 1 जूल। ठीक है, तो 1 न्यूटन मीटर इज इक्वल टू 1 जूल। तो इसका बेसिकली मतलब क्या होता है, 1 जूल काम करने का मतलब क्या होता है कि अगर आपने 1 जूल काम करा है, इसका मतलब ये है कि आपने किसी 1 kg मास को, ठीक है, बिकॉज अगर आप न्यूटन को भी ओपन करोगे, मान लो 1 जूल को मैं अगर 1 न्यूटन मीटर लिख रहा हूं, तो ये बेसिकली क्या है, न्यूटन को भी आप लिखोगे तो क्या लिखोगे, केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर इनटू मीटर, ऐसे लिखोगे। ठीक है, ये न्यूटन हो गया, मास इनटू एक्सेलरेशन। तो यहाँ पर इसका मतलब क्या होता है कि आपने 1 kg का मास लिया है, उसको आप, उस पर आप 1 न्यूटन का फोर्स लगा रहे हो और वो डिस्प्लेस हो जाता है 1 मीटर से। तो उस क्वांटिटी ऑफ वर्क को हम क्या बोलते हैं, 1 मीटर बोलते हैं। ठीक है, ये आपने मास लिया 1 kg का, 1 kg के मास पे आप इधर से फोर्स लगा रहे हो। ठीक है, कितना लगा रहे हो, 1 न्यूटन का फोर्स लगा रहे हो। और ये जो बॉडी है, मान लो यहाँ पर ये पॉइंट ए पर थी और यहाँ आ जाती है पॉइंट बी पर, और पॉइंट ए और पॉइंट बी के बीच में जो डिस्प्लेसमेंट हुआ है वो कितने का हुआ है, 1 मीटर का हुआ है। तो इस केस में हम ये बोलते हैं कि यहाँ पर जो काम हुआ है वो कितना हुआ है, 1 जूल का काम हुआ है। ठीक है, क्लियर है ये? यस सर। चलो, तो अब जल्दी से एक क्वेश्चन कर लो इसी के बेसिस पर। फाइंड द वर्क डन इफ F vector is equal to 3 I cap plus 4 J cap minus 5 K cap। ठीक है, एंड डिस्प्लेसमेंट वेक्टर जो यहाँ पर दिया है वो है आपका 5 I cap प्लस 4 J cap प्लस 3 K cap। ठीक है, ऑल्सो फाइंड एंगल थीटा बिटवीन देम। चलो बताओ जल्दी से ये वाला। जल्दी करो।
अरे इतना क्या टाइम लग रहा है? अखिला हो गया? कृष्णा? कशिश? प्रेक्षा? चलो चेक करते हैं अभी। श्वेता? अखिला क्यों नहीं हो रहा है ये? प्रेक्षा क्या आ रहा है आंसर? प्रेक्षा सेमवाल? अभी नहीं हुआ? बस मत करो, एग्जाम में भी ऐसे ही बैठे रहना। वैष्णवी? सर हम्म। बोलो। 50 आ रहा है। कितना आ रहा है? 50। क्या करेंगे इस क्वेश्चन में? बताओ। सर पता नहीं रॉन्ग हो गया है। नहीं मतलब दूसरों का देख के चैट में से बोल दिया कितना आ रहा है? नहीं सर, मैंने दूसरों का नहीं देखा। तो क्या करा है फिर बताओ तो। सॉल्व कैसे करा है? सर पहले मैंने इसका वो निकाला है। क्या? बताओ। सर अब मुझे नहीं पता है, गलत है शायद। नहीं पता है? क्या नींद पूरी नहीं हुई है क्या? है? नहीं सर, पूरी रेशमा हुई क्या आ है। रहा है आंसर? सर अभी कर रहे हैं। चलो करते रहो, ठीक है, फिर कल आते हैं हम आपके पास। चलो ठीक है, रेशमा करो फिर मैं बता देता हूँ। ठीक है, अगर ये इजी सा क्वेश्चन नहीं कर पा रहे हो तो भाई कोई फायदा नहीं है, इतना जितना पढ़ लिया है। ठीक है। एक सिंपल सा ये नहीं बता पा रहे हो कि वर्क डन कितना होगा, जबकि अभी मैंने बताया कि वर्क डन क्या होता है। फोर्स वेक्टर और डिस्प्लेसमेंट वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट। और डॉट प्रोडक्ट कैलकुलेट करना नहीं आ रहा है क्या? संजना क्या होगा इसका डॉट प्रोडक्ट? संजना? सना आप बताओ। भैया इसका डॉट प्रोडक्ट होगा 15 i कैप प्लस 16 j कैप माइनस 15 k कैप। हाँ, 15 आई कैप आएगा। आई डॉट आई क्या होता है? बताओ। I.1। तो 1 होता है तो फिर आई क्यों लिखेंगे हम? अगर आई जे के डाल देंगे, सॉरी। अगर आई जे के डाल देंगे तो ये क्वांटिटी जो है ये वेक्टर नहीं बन जाएगी। और आपको ये चीज मालूम होनी चाहिए कि किसी भी दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट हमेशा क्या आता है? स्केलर आता है, ये बताया तो था मैंने। रिवीजन क्यों नहीं कर रहे हो? तो देखो, फोर्स यस और सर। डिस्प्लेसमेंट वेक्टर का जो है यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट वो डॉट प्रोडक्ट निकालना है, ठीक है। तो आप क्या करते हो, आई वाले को आई वाले से मल्टीप्लाई कर दोगे, कितना हो जाएगा? 15। फिर 4 और ये जे वाले को जे वाले से प्लस कितना हो जाएगा? 4 4 जा 16। अब ये +3 है और ये -5 है, कितना आएगा मल्टीप्लाई करके? -15। 15 से 15 कैंसिल, बचा 16। ये नहीं हो पा रहा है।
अब ये 16 जूल लिखो या कुछ भी लिखो, वो यूनिट पे डिपेंड करता है, बिकॉज यहाँ तो यूनिट नहीं दी है, लेकिन जूल मान सकते हो अगर ऑप्शन में दिया होगा। ठीक है, अब दूसरी चीज क्या निकालनी है, एंगल। तो एंगल के लिए आपको पता है कि भाई क्या होता है, एफ डॉट एस जो रहता है हमारा, वो क्या रहता है, मॉड ऑफ एफ मॉड ऑफ एस कॉस थीटा। और कॉस थीटा की वैल्यू हमें निकाल लेनी है, यहां से क्या हो जाएगी, एफ डॉट एस इनका डॉट प्रोडक्ट अपॉन मॉड ऑफ एफ मॉड ऑफ एस। एफ डॉट एस अभी हमने ये निकाला है 16, मॉड ऑफ एफ कितना हो जाएगा, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, कितना है 3 आई कैप प्लस 4 जे कैप माइनस 5 के कैप, यानी कि 3 का स्क्वायर 9 प्लस 4 का स्क्वायर 16 प्लस माइनस 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 25, डॉट मतलब मल्टीप्लाई, फिर डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड कितना आएगा, 5 आई कैप प्लस 4 जे कैप प्लस 3 के कैप है, यानी कि 5 का स्क्वायर 25 प्लस 4 का स्क्वायर 16 प्लस 3 का स्क्वायर 9। ठीक है, तो अगर आप यहां देखोगे कितना आ जाएगा, 16 डिवाइडेड बाय 16 और 9 कितना हुआ 25, 25 और 25 कितना हुआ 50, रूट 50। और इसी तरीके से ये भी रूट 50 है, 16 और 9 25, 25 25 कितना हो गया 50। तो रूट 50 कितना बन जाएगा 50 बन जाएगा। अब दो से इसे कैंसिल कर लो, 2 8 जा 16 और 2 25 जा 8/25 आ गया, इसको डिवाइड कर सकते हैं हम, 25 डेसिमल लगाया 0 बढ़ाया 25 2 जा 50 बचा 30 फिर 0। अब कितनी बार जाएगा ये, एक सेकेंड, 3 बार जाएगा ना पहले, 25 3 जा 75, ठीक है, बचा 5 फिर 0 फिर 25 2 जा 0.32 आ गया। कॉस थीटा की वैल्यू अगर 0.32 है तो थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी, कॉस इनवर्स अब बताओ, शर्म आ रही है थोड़ी सी, जिससे नहीं हुआ, वैसे हुआ तो किसी से भी नहीं है, किसी ने एंगल तो बताया नहीं मेरे को, किसी ने एंगल निकाला था, कामिनी, कामिनी आपने किया था पूरा, अच्छा बताया था। थीटा क्यों नहीं आया था फिर, तो थीटा की तो बात कर रहा हूं मैं, ऊपर का तो काफी लोगों ने बता दिया था कि 16 आ रहा है। अब ये थीटा अगर नहीं निकाल पा रहे हो आप, तो इसका मतलब ये है कि रिवीजन नहीं कर रहे हो। ठीक है, फिर हम लास्ट चैप्टर में पहुंच जाएंगे, फिर वहां थीटा निकालने की बात आएगी तो आपको पता ही नहीं होगा ये क्या हो रहा है। भाई रिवीजन कर लो सही से। ये सारी चीजें हम कर चुके हैं ऑलरेडी, ये थीटा वीटा निकालने वाली डॉट प्रोडक्ट से। ठीक है, चलो अब दूसरी चीज देख लो। तो ये हमने वर्क के बारे में चीजें देख ली हैं, अब हम पढ़ेंगे एनर्जी के बारे में थोड़ा सा। ठीक है, और एक चीज यहाँ पर ये ध्यान रखना, ये जो कुली वाला एग्जांपल बताया था ना, तो वो जो फोर्स नीचे mg लग रहा है, बेसिकली उस mg को बैलेंस करने के लिए ये अपना फोर्स F जो है वो इधर की तरफ ऊपर की तरफ लगाएगा। ठीक है, तो इस वजह से ये जो F है, F ये ऊपर की तरफ लगा रहा है, लेकिन डिस्प्लेसमेंट ये आगे की तरफ या पीछे की तरफ कहीं पर भी कर रहा होगा, तभी 90 डिग्री का एंगल बन जाएगा, और इस वजह से ये 0 हो जाएगा। और एक कंडीशन यहाँ पर ये भी है कि वर्क जो है आपका यहाँ पर 0 भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है। नेगेटिव कैसे होगा, मान लो आपने क्या करा, कॉस थीटा की वैल्यू जो है -1 ले ली, ये कब होती है, थीटा इक्वल टू 180 डिग्री पे, तो वर्क आपका कैसा आ जाएगा, नेगेटिव आ जाएगा। तो जरूरी नहीं है कि कॉस थीटा की वैल्यू -1 होगी और थीटा 180 होगा तभी नेगेटिव होगा। नेगेटिव कब होगा, जब एंगल जो है 90 डिग्री से ज्यादा होगा, उस केस में यहाँ पर जो है वर्क डन आपको नेगेटिव मिलेगा। ठीक है, समझ आ गई बात। तो आपने ध्यान यहाँ पर ये रखना है
मैं यहाँ पर लिख ही देता हूं कि वर्क डन इज पॉजिटिव कब होगा, जब थीटा आपका 0 से बड़ा होगा, और मतलब 0 से बड़ा होगा या 0 के बराबर होगा, तो इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 डिग्री और लेस देन 90 डिग्री। ठीक है। और वर्क डन जो है वो आपका 0 होगा, कब होगा अभी हमने देखा, जब थीटा इक्वल टू 90 डिग्री होगा। और वर्क डन जो है यहाँ पर आपका नेगेटिव होगा, और ये कब होगा, जब थीटा इज ग्रेटर देन 90 डिग्री होगा और लेस देन, सॉरी, थीटा इज ग्रेटर देन 90 डिग्री और लेस देन क्या होगा, 180 डिग्री। ठीक है। तो 90 से बड़ा और 180 से छोटा, या 180 तक, 180 के बराबर। तो इस केस में ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है। तो कई बार स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है कि भाई वर्क डन पॉजिटिव होता है, नेगेटिव होता है, सही है या नहीं है ये बात। तो ये आपको थोड़ा सा ध्यान रखना होगा। ठीक है। चलो, तो ये वर्क डन के बारे में हो गया। अब हम बात किसकी कर रहे थे, एनर्जी की। ठीक है। तो एनर्जी बेसिकली क्या है, एबिलिटी टू डू वर्क, यानी कि कार्य करने की क्षमता, उसी को हम क्या बोलते हैं, एनर्जी बोलते हैं। ठीक है। एबिलिटी टू डू वर्क या एबिलिटी ऑफ डूइंग अ वर्क। तो यहाँ पर जो एनर्जी है वो लाइक आपकी दो टाइप की होती है, उन्हीं के बारे में बस हमें पता होना चाहिए। एनर्जी वैसे तो बहुत ज्यादा टाइप की होती है, मतलब अलग अलग टाइप की हो गई, लेकिन हमें जो जनरली पढ़नी होती है वो सिर्फ दो टाइप की होती है। पहली हो गई आपकी यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी। ठीक है। काइनेटिक एनर्जी किस वजह से आती है, ड्यू टू वर्च्यू ऑफ मोशन। ठीक है। तो इसका एग्जाम्पल हम कैसे समझ सकते हैं, देखो, जैसे मान लो, जैसे मान लो ये बीच है सपोज। ठीक है। बीच मतलब समुद्र का किनारा है, और यहाँ पे क्या है, ये इधर की तरफ समुद्र है, ये वाटर है यहाँ पर। तो इधर से क्या है, मान लो ये पानी की लहरें आ रही हैं, एंड पानी की लहरों के साथ आपने देखा होगा कुछ जो छोटे छोटे यहाँ पर इंसेक्ट्स होते हैं, और जो छोटे छोटे जानवर होते हैं, क्रैब वगैरह होते हैं, कुछ फिशेज होती हैं, वो इधर जो है सी शोर पे आ जाती हैं। ठीक है। तो आप कुछ ऐसा समझ सकते हो कि पानी की जो लहरें हैं उसमें क्या हो रहा है, मोशन हो रहा है। पानी की जो लहरें जो है उसमें क्या हो रहा है, मोशन हो रहा है। एंड उस मोशन की वजह से ये जो इसमें इसके पानी के अंदर कुछ इंसेक्ट्स वगैरह है, इस पर क्या लग रहा है, फोर्स लग रहा है। एंड फोर्स लगने की वजह से ये जो इंसेक्ट है ये मूव करके यहाँ पर आ जा रहे हैं, यानी कि इनका डिस्प्लेसमेंट हो रहा है। ठीक है। यानी कि आपने क्या करा, वो इंसेक्ट पर कुछ ना कुछ काम कर दिया। तो वो जो इंसेक्ट पे काम किया, उनकी पोजीशन को आपने चेंज किया, उनको डिस्प्लेसमेंट करवाया, फोर्स लगाया उस पर, और किसकी वजह से, लहरों के मोशन की वजह से। तो ऐसे टाइप की एनर्जी को, यानी कि लहरों के अंदर जो एनर्जी है उसे हम क्या बोलेंगे, काइनेटिक एनर्जी बोलेंगे। तो काइनेटिक एनर्जी का मतलब होता है किसी के पास ऐसी एनर्जी होना जिसकी वजह से वो मूव कर रहा है, यानी कि उसके मोशन की वजह से उसमें एनर्जी है। ठीक है। उसके मोशन की वजह से उसके पास एनर्जी है। या मान लो आप इसका और एग्जांपल अगर हम देखें, तो मतलब ये है कि जैसे पानी अगर बह रहा है, ठीक है, एंड उस पे जो है नाव जो रखी है, मतलब नाव इस पे रखी हुई है, और आप कोई फोर्स नहीं लगा रहे नाव से, आप नाव को चला नहीं रहे हो खुद से, और नाव जो है खुद से आगे बहती हुई चली जा रही है। या पानी के ऊपर आपने कोई भी चीज रखी, वो अपने आप फ्लोट करते हुए आगे की तरफ बढ़ती जा रही है। तो वो पानी के मोशन की वजह से उसमें एनर्जी है, एंड वो एनर्जी इसको ट्रांसफर हो रही है, जिससे क्या हो रहा है, उस ऑब्जेक्ट पे वर्क डन हो रहा है। तो इस टाइप की एनर्जी को हम काइनेटिक एनर्जी बोलते हैं, यानी कि किसी में भी, किसी चीज में भी एनर्जी होना उसके मोशन की वजह से। और यहाँ पर दूसरा जो टाइप होता है एनर्जी का, वो होता है हमारा पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी होता है ड्यू टू वर्च्यू ऑफ पोजीशन। मतलब ये है कि अपनी पोजीशन की वजह से उसमें एनर्जी आ जाना।
ठीक है। अब इसका एग्जाम्पल क्या है कि आपने एक बॉल को उठाया अपने हाथ में, ये मान लो ग्राउंड है, ये ग्राउंड लेवल है, और यहां पर एक बॉल पड़ी थी एंड इसको आपने उठाकर अपने हाथ में इस तरीके से यहां पर रख लिया। ठीक है। तो यहां पर जो है आपने क्या करा, इस बॉल को यहां पर उठा के रख लिया एंड उसमें क्या करा, अब ये बॉल उठाने के बाद आप क्या कर रहे हो, इसको आपने क्या दे दिया, एक हाइट दे दी। आपने क्या करा, उठाया, उठाने के बाद आपने इसको क्या दे दिया, हाइट दे दी। अब अगर आप इस बॉल को छोड़ देते हो तो ये बॉल क्या है, अपने आप नीचे आ जाएगी अर्थ के ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से। ठीक है। तो आपने क्या करा, इस बॉल की पोजीशन को चेंज किया एंड उस पोजीशन की वजह से उसमें क्या हुआ, कुछ ना कुछ एनर्जी स्टोर हो गई। लेकिन जब ये बॉल नीचे की तरफ जब आप छोड़ दोगे, या मान लो आप क्या करते हो, एक बिल्डिंग के सेकंड फ्लोर पे चले जाते हो एक बॉल को लेके एंड उस बॉल को सेकंड फ्लोर पे ऊपर से छोड़ देते हो। अब सेकंड फ्लोर से अगर आप उसको छोड़ दोगे, तो जब वो बॉल नीचे की तरफ आ रही होगी ग्राउंड की तरफ, तो क्या होगा, उस बॉल के अंदर काइनेटिक एनर्जी डेवलप हो जाएगी। ठीक है। तो यहां पर बेसिकली होता क्या है कि जो आप बॉल को इतनी हाइट तक ऊपर लेके गए, आपने उसमें पोटेंशियल एनर्जी स्टोर करवाई, लेकिन जैसे ही आप उस बॉल को छोड़ोगे, उस बॉल में क्या आ जाएगा, मोशन आ जाएगा। और जब कहीं पर भी मोशन आ जाएगा, इसका मतलब है कि उस बॉडी के अंदर अब काइनेटिक एनर्जी आ चुकी है। तो यहां पर बेसिकली हुआ क्या कि आपकी जो पोटेंशियल एनर्जी जो आपने बॉल को दी थी, वो अब काइनेटिक एनर्जी में चेंज होना स्टार्ट हो चुकी है। तो इसको आप ऐसे भी समझ सकते हो, मान लो ये आपका सेकंड फ्लोर वाला पॉइंट है ए, और बी जो पॉइंट है ये है आपका ग्राउंड, ये जो है ग्राउंड है। तो मान लो आप बॉल को ए पॉइंट तक लेकर गए, यहां पर क्या था, इसकी जो पोटेंशियल एनर्जी थी वो थी मैक्सिमम। अब जैसे मतलब आपने इसको छोड़ दिया यहां से, अभी नीचे आना स्टार्ट करेगी। अभी ए वाले पॉइंट पे जब तक आपने इसको पकड़ा हुआ है, तब तक इसकी काइनेटिक एनर्जी जो है वो क्या है, जीरो है, बिकॉज इसमें मोशन स्टार्ट नहीं हुआ। लेकिन पोटेंशियल एनर्जी इसकी मैक्सिमम है जितनी भी होगी। ठीक है। तो जैसे ही आप इसको छोड़ दोगे, छोड़ने के बाद क्या होगा, इसमें मोशन आ जाएगा एंड इसमें जैसे ही मोशन आएगा तो नीचे जैसी जैसी ये बॉल जाती रहेगी, इसकी काइनेटिक एनर्जी जो है वो बढ़ने लग जाएगी। अगर काइनेटिक एनर्जी बढ़ने लग गई तो इसकी जो पोटेंशियल एनर्जी है वो कम होती जाएगी। क्यों होती जाएगी कम, बिकॉज अब इसकी हाइट जो है, जो नीचे वाला ग्राउंड है उससे कम हो चुकी है, यानी कि अर्थ सरफेस से इसकी हाइट जो है वो कम हो गई। इस वजह से इसकी पोटेंशियल एनर्जी जो वो कम हो जाएगी। क्योंकि आप इसको ऐसे समझ सकते हो, मान लो फर्स्ट फ्लोर से आप बॉल को छोड़ रहे हो और नीचे कोई खड़ा है उसके सर पे लग रही है, और सेकंड फ्लोर पे से आप बॉल को छोड़ रहे हो और सेम एक बंदा वहां पर खड़ा है उसके सिर पर लग रही है। तो आपको ये पता होना चाहिए कि सेकंड फ्लोर से जो बॉल गिरेगी उसका इंपैक्ट ज्यादा होगा उस बंदे के सर पे जब उसको लगेगी। ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि उसमें पोटेंशियल एनर्जी ज्यादा स्टोर हुई थी, जिस वजह से उसकी काइनेटिक एनर्जी इतनी ज्यादा हो गई, जिस वजह से उसने उस बंदे को इतना तेजी से हिट करा, इन कंपैरिजन टू फर्स्ट फ्लोर वाला केस। तो जितना आप ऊपर हाइट पे जाते रहोगे, उतनी ज्यादा बॉडी की पोटेंशियल एनर्जी बढ़ती रहेगी। और उस बॉडी को जैसे ही आप वहां से छोड़ोगे, काइनेटिक एनर्जी उस पॉइंट पे जीरो थी, लेकिन जैसे जैसे वो बॉल मूव करना स्टार्ट करेगी, नीचे आना स्टार्ट करेगी, तो उसकी काइनेटिक एनर्जी जो है वो बढ़ती जाएगी। ठीक है। तो क्या होगा, जब तक वो अर्थ पे पहुंचेगी, यहाँ ग्राउंड सरफेस पे पहुंचेगी, तो यहाँ पर कंडीशन क्या हो जाएगी कि काइनेटिक एनर्जी यहाँ पर मैक्सिमम होगी, यानी कुछ ना कुछ मैक्सिमम वेलोसिटी ये गेन कर चुकी होगी, जिसकी वजह से काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम होगी, और यहाँ आते आते जो है पोटेंशियल एनर्जी इसकी जो है वो जीरो हो जाएगी। ठीक है। तो ये होता है पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी के बारे में। पोटेंशियल एनर्जी का एक और सबसे अच्छा एग्जांपल है, आपने देखा होगा जैसे उत्तराखंड में सपोज टिहरी डैम है, तो टिहरी डैम को इतना ऊपर हाइट पे बनाया गया है, वो इसीलिए बनाया गया है कि क्या हो, जैसे मान लो ये आपका ये टिहरी डैम सपोज ये है, तो इसमें क्या होता है, बारिश होती है या जो भी होता है, तो बारिश की वजह से यहाँ पर क्या होता है, पानी इकट्ठा हो जाता है। ठीक है। अब पानी इकट्ठा होने के बाद क्या करते हैं, इस पानी से हम क्या बनाते हैं, बिजली बनाते हैं। अब पानी जब हमने इतनी हाइट पर इकट्ठा कर दिया, अब हाइट पर इकट्ठा करने के बाद क्या हुआ, इसमें क्या हो गया, पोटेंशियल एनर्जी जो वो स्टोर हो गई। अब इसके आगे जो है हमने रास्ते बनाए होते हैं, ताकि पानी जब हम यहाँ से दरवाजा खोलेंगे, इसका जब ये ब्लॉक खोलेंगे, तब पानी यहाँ से बह के नीचे की तरफ आए। अब जब ये नीचे की तरफ बह के आता है, तो जो इसमें पोटेंशियल एनर्जी होती है वो काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट होना स्टार्ट हो जाती है ड्यू टू मोशन। तो अब जब ये काइनेटिक एनर्जी में स्टार्ट हो जाती है कन्वर्ट होना, तो जितना नीचे आएगी, यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी जो है वो ज्यादा होगी, यहाँ पर उससे थोड़ी कम होगी, यहाँ पर उससे थोड़ी कम होगी, यहाँ उससे कम होगी, और यहाँ पर जीरो होगी जहां पे पानी रुका हुआ है। यानी कि पानी जितना नीचे आता रहेगा, उतनी तेज उसकी वेलोसिटी होती रहेगी, उतना तेज जो है, उतनी ज्यादा जो है उसकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ती रहेगी।
ठीक है। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पर बीच बीच में इसके रास्ते पर टरबाइंस लगा देते हैं। ठीक है। तो एसी जनरेटर का जो प्रिंसिपल है, यानी कि जो क्या बोलते हैं, जिससे हम बिजली जनरेट करते हैं, तो बिजली हम कैसे जनरेट करते हैं, ये सपोज हमारे पास एक एसी जनरेटर है, ये दो मैग्नेट होती है हमारे पास, इसके बीच में हम क्या लगाते हैं, कॉइल लगाते हैं। ठीक है, ये क्या होती है, कॉइल होती है। एंड कॉइल को हमने क्या करना होता है, अगर हम इसको घुमाएंगे इन मैग्नेट्स के बीच में, तो यहाँ पर क्या होगा, करंट जनरेट होगा। ठीक है। तो हम क्या करते हैं, ये जो कॉइल लगी है, इस कॉइल के साथ एक टरबाइन लगा देते हैं। टरबाइन का मतलब जैसे आपने विंड टरबाइन देखी होगी, एक पंखा जैसा लगा देते हैं। तो ये पंखे को क्या करते हैं, पानी के रास्ते में यहाँ पर रख देते हैं। तो पानी क्या होता है, जब इस ब्लेड से टकराएगा तो इस ब्लेड को या टरबाइन को घुमाएगा। इस टरबाइन को घुमाने का मतलब है कि ये जो कॉइल है वो घूमेगी, और कॉइल के दोनों साइड पे क्या रखी है, मैग्नेट्स रखी हैं, जिसकी वजह से यहाँ पर बिजली जनरेट होगी। ठीक है। तो इस तरीके से हम वाटर को स्टोर करके उसकी पोटेंशियल एनर्जी बढ़ाते हैं, फिर उसको काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं, और वो काइनेटिक एनर्जी को हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो ये बिजली बनाने का सिंपल सा प्रिंसिपल होता है, जो कि आपके टीरी पावर प्लांट में, जो थर्मल, ये टीरी जो हाइड्रो पावर प्लांट है, टीएचडीसी, इसमें लगा हुआ है। सब में यही होता है, जितने भी आपके वाटर पावर प्लांट होते हैं या हाइड्रो पावर प्लांट होते हैं। ठीक है। तो ये होता है आपका काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी। तो काइनेटिक एनर्जी का जो फॉर्मूला होता है, वो होता है आपका हाफ इंटू एम इंटू वी स्क्वायर, जहाँ पे वी आपका पार्टिकल या ऑब्जेक्ट का मास है, वी उसकी वेलोसिटी है। ठीक है। और पोटेंशियल एनर्जी जो होता है वो होती है आपकी एम इंटू जी इंटू एच। ये जो हम पोटेंशियल एनर्जी पढ़ रहे हैं, स्पेसिफिकली अगर हम इसको बोलें, तो ये ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी होती है। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, जिसका फॉर्मूला एम जी एच होता है। एम मास हो गया, जी आपका एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, और एच आपका हाइट हो गया। ठीक है। तो अभी से एक बार देख लो, जो भी डाउट होगा तो अभी आप जो है, जब आप दोबारा से ज्वाइन करोगे 8:20 पर, तो पूछ लेना। ठीक है। 8:20 पर मिलते हैं।